नागपुर में जो हुआ उसने अब कई बड़े सवालों को जन्म दे दिया है। वो नागपुर जो सौहार्द के लिए जाना जाता था, वो नागपुर जहाँ समुदाय अलग अलग एक साथ मिलकर रहते थे, अगर उस नागपुर में अशांति पैदा होती है, उस नागपुर की शांति भंग होती है, तो कई सवाल उठकर सामने जाते हैं। सवाल ये भी उठकर सामने आ रहे हैं कि छावा फिल्म के बाद सियासत किसने की। छावा फिल्म में ऐसा क्या दिखा दिया गया कि एक वर्ग, एक सियासतदान, एक पार्टी, एक दल, एक विचारधारा प्रभावित हो गई, और उसके बाद जो घटना हुई वो घटना सबके सामने है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जो सोमवार को नागपुर में हुआ, जिस तरह से शांति भंग हुई, ये पूर्व नियोजित थी। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का भी एक बयान आता है। संजय राउत कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री को ये बात पता थी कि घटना पूर्व नियोजित थी, तो उसे रोका क्यों नहीं गया। सवाल ये उठता है, क्या संजय राउत राजनीति के एक नए नए खिलाड़ी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि घटना होने के बाद पता चलता है कि ये घटना पूर्व नियोजित थी, या घटना इत्तेफाक हुई, या घटना को मौके पर अंजाम दिया गया। और अगर सरकार ये कह रही है कि घटना पूर्व नियोजित थी, संस्थानें ये कह रही हैं, एजेंसी कह रही हैं, तो मिर्ची संजय राउत को क्यों लग रही है। देखिए, जैसा आपने फिल्म की बात की, और फिल्में अतीत का आईना हो सकती है, लेकिन एक पूरी तरह से दस्तावेज नहीं हो सकती कि जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है वही सच हो। ठीक है, फिल्मों के ज़रिए जब हम फिल्म देखते हैं तो उसके जो चलचित्र होते हैं उनके ज़रिए बहुत जल्दी समझ जाते हैं स्टोरी को, और आत्मसात करने की कोशिश करते हैं कि जैसा फिल्मों में दिखाया गया है। लेकिन एक लाइन भी होती है कि ये काल्पनिक है, जिसका किसी पात्र से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसी कई लाइनें भी चलती हैं। ठीक है, ये हिस्टोरिकल फिल्म थी, हिस्टोरिकल में तमाम चीज़ें बताई गई, एक ऐसे किरदार को भी बताया गया, ठीक है, जो कि भारत का जन्म लेने के बाद भी भारत का ना हो सका, और उसने जिस तरह से उस कृत्य किए, उस कृत्य की भर्त्सना भी हुई, और इतिहास के पन्नों में भी उसका नाम दर्ज है। ये सभी को पता है। और एक समुदाय ऐसा है, शायद उसकी बुराई होती है, या उस समुदाय से को आकर्षित करने वाली एक ऐसी पार्टी है, उसको लगता है कि हम अगर इस किरदार के साथ नहीं खड़े होते हैं तो हमें वोट बैंक का नुकसान होता है। तो ये जो पटकथा नागपुर में देखी गई, और जिस तरह से दो समुदाय के लोग आमने सामने आए, टकराव की स्थिति बनी, टकराव हुआ भी, और जो तस्वीरें दिखी नागपुर में वो पहले कभी नहीं दिखी थी, न ऐसे हालात कभी थे। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है, और इसको हवा किसने दी, और इसका जिम्मेदार कौन है। नहीं, वही सवाल क्या है कि ये नागपुर का हाँ, जिम्मेदार कौन है। हम मतलब तो ये नहीं कह रहे कि किसने क्या किया। ये रोका जा सकता था क्या। और अगर शांति बढ़ती जा रही थी, और इस देखिए, कोई भी मुद्दा होता है उसमें किसी न किसी एक पार्टी का फ़ायदा होता है और एक पार्टी का नुकसान होता है। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसी पार्टी जिसको नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ से क्या हवा दी गई। नहीं, तो हवा तो दी गई ना। आप देखिए ना, छावा फिल्म आई, अगर छत्रपति महाराज शिवाजी के बेटे संभाजी की गरिमा और बढ़ी। देखिए, गरिमा तो थी, लेकिन जो हमारे आज के युवा हैं, जो इतिहास से बहुत ज़्यादा खुद को नहीं जोड़ के देख पाते थे, उन्होंने भी फिल्म के जरिए संभाजी महाराज को पहचाना। संभाजी महाराज की वीरता की जो कहानियाँ उन्होंने किताबों में पढ़ी थी, जब उन्होंने वो दृश्य देखे तो उनके अंदर एक राष्ट्रीयता, एक महाराष्ट्र के प्रति, महाराष्ट्र के इतिहास के प्रति एक भावना जागृत हुई। तो इसमें गलत क्या हुआ। अब जब ये भावना जागृत हुई, लोगों ने अपने इतिहास को पहचाना, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की वीरता को जाना, तो फिर हर फिल्म में, हर कहानी में दो किरदार होते हैं, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। लोगों ने खलनायक को कोसना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इतिहास लिखा गया, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, उसमें तो ये बताया गया कि औरंगजेब बहादुर था, औरंगजेब ने लड़ाई की। इसमें यह बताया गया कि भाई अकबर महान थे। उसमें यह बताया गया कि शाहजहां ने प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ताजमहल बनवा दिया। ये बातें हमने इतिहास में पढ़ी हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से, या यूं कहें कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से, इतिहास की जो असल तस्वीर थी, जो असली सच्चाई थी,
वो जनता के सामने परोसने का काम नहीं, तो शुरू जो हुआ। जिसने मैं आ रहा हूँ, आपके पास पहुंच रहा हूँ। आप देखिए, द कश्मीर फाइल्स निकल कर आई, द केरला स्टोरी निकल कर आई। इन दोनों फिल्म के जरिए एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया गया जो दशकों से दबी हुई थी। 1990 में कश्मीर का क्या दौर था, वो कश्मीर फाइल्स में नजर आया। केरला में क्या हो रहा था, वो हमें केरला स्टोरी में नजर आया। अब जब छावा आई, तो जो इतिहास ने छुपाया था वो सामने आ गया, वो उजागर हो गया। अब उजागर हुआ तो जो अब तक फायदा लेते रहे हैं, जो अपने एक वोट बैंक को यहाँ सर्वोच्च पर बिठाते रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसकी नुकसान महसूस होने लगा। अब पहला बयान जो आया, जो पूरी इस मुझे लगता है कि सोमवार को नागपुर की घटना के पीछे का जिम्मेदार है, वो अबू आजमी का एक बयान है। क्यों ये बयान है? क्योंकि अबू आजमी ने एक विचारधारा से एकदम विपरीत बयान दिया, जो राष्ट्र के खिलाफ है, जो संस्कृति के खिलाफ है, जो मराठा वीरता के खिलाफ है। अबू आजमी ने यह कह दिया कि औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो क्रूर नहीं था। जिस शासक ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों के जो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, शान माने जाते हैं, जिन्हें 40 दिनों तक अत्याचार किया हो जिन पर, आप अगर उसे कहेंगे वो क्रूर नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी को खुश करने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद घटनाक्रम बढ़ता गया। फिर दो पक्ष निकल कर आ गए। एक पक्ष हो गया जो औरंगजेब का समर्थक हो गया, दूसरा पक्ष वो हो गया जो देश की गरिमा और छत्रपति महाराज शिवाजी और संभाजी का समर्थन करने वाला था। तो टकराव की स्थिति तो फिर बननी ही थी। जो नेता बोलते हैं उनके समर्थक भी उस चीज़ को मानते हैं। जिस अबू आज़मी की आपने बयान की बात की, हो सकता है कि खुल के आइडियल लोग ना मानते हों, लेकिन एक जब नेता ने बोलना शुरू किया कि औरंगजेब ऐसा नहीं था, मतलब क्रूर नहीं था, मतलब क्या वो दयालु था? और क्या उसके शासनकाल में ऐसी घटनाएं नहीं हुई जो कि एक बड़े समुदाय को, बहुसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित करती हों? ऐसा नहीं हुआ क्या? इतिहास के पन्नों में वो भी दर्ज है। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को लिखते हैं तो क्या इतिहास को सर्वव्यापक तरीके से लिखा गया है? और क्या, देखिए, ये एक व्यक्ति विशेष की बात होती है, मैं ये मानता हूँ। जैसे अब रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस का मतलब क्या है? ये महाकाव्य है। और महाकाव्य किस पे लिखा गया है? भगवान श्री राम पे लिखा गया है। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा तो भगवान श्री राम के एक एक गुण, एक एक कला, एक एक घटनाक्रम का एक बृहद चित्रण किया है, पूरी सकारात्मक तरीके से कहाँ क्या होना चाहिए था, और अगर ऐसा हुआ तो भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी तर्क दिए गए हैं। मतलब पूरी तरह से एक व्यक्ति पर, जिनको हम भगवान श्री राम कहते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तो अवतार हैं वो, तो एक अवतारी व्यक्ति के बारे में जिन्होंने कि मानव का अवतार लिया और बताया कि मानव कैसे कर्म करे कि वो भगवान भी कहलाने लगे। उन्होंने स्वयं, भगवान ने कभी नहीं कहा, भगवान श्री राम अवतार हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को अवतार रूप से कभी भी प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब लिखा तो ये एक एक घर में है, एक एक चरित्र में है, और लोग उसको अनुसरण करने की कोशिश भी करते हैं। अब जैसे देखिए ना कि क्रोध की बात आती है तो एक दोहा जाता है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होय ना प्रीत। उन्होंने कह दिया कि 3 दिन तक उन्होंने समुद्र का रास्ता देने के लिए विनय की, पूजा की, आराधना की, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन फिर क्रोध में आ गए, बोले कि हमने बहुत विनय कर ली, लेकिन अब बात नहीं बन रही है। तो उन्होंने अपना धनुष किया और कहा कि मैं तुम्हें ही सुखा दूंगा। तो समुद्र देवता भी बाहर निकल आए। तो उन्होंने ये बताया कि जब तक हम किसी बात के लिए विनय करते हैं, विनय करना चाहिए, लेकिन बात जब व्यक्ति न माने और जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म के हित में है, तब उसमें क्रोध दिखाना चाहिए। तो यही चीज़ें निकल के आती है कि हम किसको अपना आइडियल मानते हैं। तो आइडियल मानने वाले, जिन्होंने जिसको माना और जिस नेता ने बोल दिया, वो परिणति निकल के आए। इसलिए हम कहते हैं कि जब साहित्य लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है, उसमें पूरी तरह से विश्लेषण किया जाता है और स्वीकार होता है
ऐसा नहीं कि रामचरितमानस के दोहों पर सवाल नहीं उठाए गए, राजनेताओं ने सवाल उठाए, लेकिन उसका तर्क कोई दे नहीं पाया। और ऐसे राजनेता जो कि साहित्य को ज्ञान भी नहीं रखते, उसकी भावना को नहीं जानते, वो केवल एक व्यक्ति विशेष, एक समुदाय को आकर्षित करने के लिए हमारे महान ग्रंथों भी सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे ही अबू आज़मी, जिनका आपने नाम लिया, ये नेता हैं, उन्होंने भी इसी तरह से कर दिया कि ये इनका जो व्यक्तित्व है क्रूर नहीं था। तो क्या भारत में इस वक्त मौजूदा दौर पे 500 साल पुरानी हम बातों को लेकर जाएं, जिनका शासन खत्म हो चुका है, जिनके चाहने वाले अब नहीं, वो पीढ़ियां खत्म हो गई, तो क्या एक दूसरे समाज की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को क्या आक्रांता और हमारे देश की नहीं थी। और हम शांति के प्रतीक की ओर चले। उसके बाद हमारे अशोक जैसे राजा भी रहे हैं जो कि शांति की ओर चले गए, उन्होंने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया, लेकिन शांति की ओर चले गए। बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया, शांति के प्रतीक बने, वो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। तो हमें ये देखना है कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं और क्या करते हैं। तो नागपुर की घटना का मैं सार यही समझता हूँ कि एक बयानबाजी नहीं करना चाहिए कि दो समुदायों के बीच में घृणा के भाव हो जाएं। जितना कोशिश ये करना चाहिए, आप ये बताइए, दूसरे समुदाय को आप भारत से तो निकाल नहीं सकते हैं, न कभी आप ऐसा बोलते हैं, आप संवैधानिक पदों में बैठे हुए हैं, आप इन बातों को नहीं करते। लेकिन जब कभी टकराव की स्थिति बनती है और एक वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश बनती है, तो आप उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। भाई, आप बहुसंख्यक का भी तो ध्यान रखिए। और क्या आपको अब वोट लेने के लिए क्या 500 साल पुराने एक किरदार की ओर जाना पड़ेगा? तो ये राजनीति अब यहाँ पर नहीं चलेगी और नागपुर में भी नहीं चलेगी। वो तो अच्छा हुआ, संभाल लिया, हमारे प्रशासनिक जो अमला था बेहतरीन प्रदर्शन वहाँ पर किया, उन्हें बहुत जल्दी कंट्रोल किया। पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें 3 डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं। हाँ, तो वो बहुत कंट्रोल किया। इतने घटनाक्रम के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तमाम वहाँ के केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब हैं, उन्होंने भी अपील की। तो आप ये बताइए कि टकराव को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन एक समुदाय के विशेष के लोग, तो उन्होंने टकराव होने ही दिया। ये तो होता है ना, अगर आप खलनायक को नायक बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो विचारधाराओं का टकराव संभव रहता है, विचारधाराओं का टकराव होता ही है। और अबू आज़मी के बाद चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राशिद अल्वी हों, उदित राज हों, इमरान मसूद हो, इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं के जो बयान आए, उन्होंने औरंगजेब के मुद्दे को चिंगारी दी, उन्होंने औरंगजेब को नायक बनाने की जब कोशिश की। जाहिर सी बात है, जब आप खलनायक को नायक बनाने की कोशिश करेंगे तो जो नायक पक्ष है वो भी सामने आएगा। विचारधाराओं का टकराव हुआ और वो नागपुर जो अपनी सौहार्द के लिए जाना जाता था, फिलहाल वहाँ पर अशांति की स्थिति बनी है। दो चीज़ें मैं एक देखता हूँ कि हम इतिहास कैसा लिखते हैं और उस इतिहास को परोसते कैसे हैं। अब एक मध्य प्रदेश के एक IAS हैं खान साहब, नियाज खान साहब, उन्होंने ब्राह्मणों पर एक पुस्तक लिखी और उन्होंने ब्राह्मणों के चरित्र का पूरी तरह से समर्थन किया और कहा कि महान वीर ब्राह्मण थे। तो अब बताइए, नियाज खान किस समुदाय से हैं, समझ में आ रहा है। और वो हिंदू के एक जो सवर्ण वर्ण के जो ब्राह्मण वर्ग है उसके बारे में पुस्तक लिखते हैं, उसकी सराहना होती है। तो उन्होंने उसको कैसे जिया, ब्राह्मणों के बारे में क्या रिसर्च किया और क्या चीज़ों को उनका अनुसरण किया, वो पुस्तक में ले देते हैं। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जिसकी अगुवाई करते हैं, जिस समुदाय की हम अगुवाई करते हैं, उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, क्या बातें निकल के आती हैं और कैसे अपने समुदाय वर्ग के सामने रखते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमें अब इतना पीछे नहीं जाना है, बैकफुट पे नहीं जाना है कि औरंगजेब, हमें अब्दुल कलाम जैसे महान जो हुए हैं उनका अनुसरण करना है, उनकी आइडियोलॉजी पे काम करना है। आप भारत में औरंगजेब की सराहना कर ही क्यों रहे हैं? एक आक्रांता को आप नायक बनाने की आप कवायद कर ही क्यों रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आप किसी, अगर जाकर पूछेंगे देश में किसी हिंदू व्यक्ति से कि भाई आपको मुगल बादशाह कौन अच्छा लगता था, तो ये तो अच्छे लगने का सवाल ही नहीं है ना। कल को अगर आप अंग्रेजों की तारीफ करें कि भाई ब्रिटिश शासन भारत में हुआ तो उसने भारत को, ये चर्चा का विषय रहता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। आपके देश को लूटा गया, आपके धर्म पर आंच आई, आपके धर्म पर प्रहार किया गया, वो आप अगर उसे आप नायक बनाने की कोशिश करेंगे, विचारधाराओं का टकराव होता है और उसके बाद जो नागपुर की कहानी होती है वो सबके सामने होती है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।